और सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, सवाल आपसे। सबसे पहले तो आपको जय हिंद। और सवाल ये कि जो प्रधानमंत्री नसीहत दे रहे हैं या बीजेपी के नेता चूंकि जीते हैं 3 राज्यों में, वो नसीहत दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ चीजों पर एनालिसिस बैठकर कर लेना चाहिए, विशेष रूप से अपने सहयोगियों के प्रति दृष्टिकोण को लेकर? नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। अब आपका नाम ही राम से शुरू होता है तो आपको एक ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ तो मालूम होगा ही कि नहीं कोई अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। तो ये जो चीज है, आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद एक बढ़िया एजेंडा चलता है। परसों से लेकर और आज तक जितने भी देश के अनुभवी चुनावी विशेषज्ञ, जितने भी स्वतंत्र और मूर्धन्य पत्रकार, उन्होंने जो भी अपने एनालिसिस किए, उन सब को लेकर शिव अरूर एक क्लिप बनाते हैं और उसमें सारा कुछ आ जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी, संयोग होता है ना, देख लेते हैं शिव अरूर जी का, तो उस संयोग से वो देखते हैं और उसके ऊपर एक टिप्पणी करते हैं। तो ये सारा कुछ, और फिर उसके ऊपर एक चर्चा आयोजित होती है जिससे कि उन मूर्धन्य पत्रकारों को बेवकूफ साबित किया जा सके और बाकी लोगों को घमंडी कह दिया जाए। तो उसके ऊपर ये चर्चा करने से ये लीगल करने की कोशिश होती है। तो राम जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी और उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा खुद है, वही चीजों का उन्होंने इल्जाम उल्टा कांग्रेस पर लगाया है। और ये आप जानते ही हैं, उन्होंने लिखा देश तोड़ने वाली बातें, देश तोड़ने वाली बातें सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी वीर सावरकर जिनको कहते हैं वो लेकर आए थे। फिर इस तरह से उनका कहना कि ये 70 सालों का इतिहास है। 70 सालों का तो संघ का, आरएसएस का ये इतिहास रहा है कि वो अंग्रेजों के साथ रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नहीं रहे हैं। तो जो चीजें खुद करते हैं, जितने अहंकारी खुद हैं, अपने सामने वाले विपक्षी गठजोड़ के लोगों को वो घमंडिया कहते हैं। ये किस फूहड़ भाषा का हम अपने देश के प्रधानमंत्री से शोहदों की तरह वो भाषा बोलते हैं। दोनों के बीच द्वंद्व है। कैसे होता है ये? अनुमा जी, दोनों के बीच द्वंद्व है। आप उनको किसी शब्दावली से नवाजते हैं, खुले मंचों से, वो आपको किसी दूसरी तरह की शब्दावली से नवाजते हैं। और इन दोनों के बीच चूंकि द्वंद्व है, इसलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके जो सहयोगी हैं, जो अलायंस के साथी हैं, अगर वो कहने लगे कि आप अहंकार में थे और अहंकार दूर हो गया, तब भी क्या आपको आत्ममंथन की आवश्यकता महसूस नहीं होती? देखिए, वो हमारे अलायंस है और उनका कहा सिर आंखों पर, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी संविधान की सुरक्षा के लिए ही हमारे साथ हैं। ये जरूर मुझे कहीं लगता है कहीं कोई गैप इन अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जिसमें हम 2024 के लिए जुड़े थे, 2023 की बात नहीं हुई थी। और हमने जब उन्होंने कहा कि हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे, तो हमने उसको कोई, हम क्योंकि समावेशी लोग हैं, हम जानते हैं सह-अस्तित्व क्या होता है, किसी को किसी ने मना नहीं किया। और उससे ये हुआ कि जब बीच में वो लड़ने आए, अब वो चाहते थे बीच चुनाव अलायंस हो। जिन जगहों पर केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, वहां अगर ये बात होनी थी तो ये पिछले साल हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर इस साल हुई है और उनको इस बारे में किसी तरह का गैप इन अंडरस्टैंडिंग रह गया, तो उसके लिए हमें लगता है आने वाले समय में हम उसे ब्रिज करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग संविधान को प्यार करते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को प्यार करते हैं, उनका इकट्ठा मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती होंगी कि अगर उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है, जो व्यक्ति, जो आपका अलायंस है, जो अलायंस का मजबूत स्तंभ है उत्तर प्रदेश में, अगर उसके संबोधन के साथ आप अखिलेश आपके बड़े नेता, आपके शीर्ष नेता जो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के फेस थे, वो अगर ऐसा लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि फिर कम से कम ये जो अहंकार वाली बात है वो किसी के तो सिर पे था। अगर अखिलेश उस पर बुरा मान रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे, शायद ये मंथन आप लोगों को कर लेना चाहिए। राखी राठौर, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप लोग भी तो उसी अंदाज में बात करते हैं, उसी भाषा में आप भी जवाब देते हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा नरम होके बोले, थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं कि सज्जनता दिखाए। ये कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, उम्मीद तो जनता करती है कि शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, एक सभ्य भाषा का प्रयोग जो है वो लगातार लोकतंत्र में होना चाहिए। और जिस तरह से अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए, आप देखिए कि कोई भी पार्टी अगर हार जाती है या उसको उम्मीद के मुताबिक सक्सेस नहीं मिलती, तो अपना आत्म मंथन किया जाता है कि भी क्यों हुआ, क्या हुआ, किस वजह से हम लोग हार गए। लेकिन उसकी जगह आप देख रहे हैं लगातार जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से कोई तो ईवीएम की बात कर रहा है। और जिस तरह से अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जिन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया,
उनका कास्ट के बेसिस पर लोगों को बांटने वाला कार्ड तो नहीं चला, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि एक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो डिवीजन की बात की जा रही है, वो सच में ऐसा लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने चालू की थी और कहा था कि जुड़ेगा इंडिया, वो जुड़ेगा इंडिया, क्या इनके शब्दों से ये प्रामाणिकता आती है? इनके ही जो एक नेता प्रवीण चक्रवर्ती जी ने कहा कि नॉर्थ और साउथ की अलग अलग बातें कर रहे हैं। डीएमके के नेताओं ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, गौमूत्र की बात भी करी है और ये भी कहा है कि जो नॉर्थ वाले लोग हैं उनमें थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है, इस तरह की जो बातचीत की जाती है उसको कंडेम करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी लगातार कांग्रेस पार्टी अपनाती है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। वो देशवासियों को इससे सचेत रहने के लिए कहते हैं कि ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। आप देखिए राहुल गांधी जी खुद जब अमेठी से हार जाते हैं तो साउथ में जाकर के नॉर्थ इंडिया के लोग जिस क्षेत्र से उनके परिवार के लोगों ने दशकों तक जिस क्षेत्र के लोगों ने जिनको सम्मान दिया, उनके परिवार के लोग उत्तर भारत के एरिया से लगातार जीतते आए हैं, नीचे जाकर के साउथ इंडिया में जाकर के जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने सावधान रहने के लिए कहा है और वो लगातार इस बात को कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, वो चाहे गरीब हो, महिला हो, युवा हो या किसान हो, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। जिस कास्ट सेंसस के माध्यम से ये लोग गए थे बेसिस से कि भाई हम लोग करेंगे, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं तो ये नहीं कि अपनी हार या अपना जो भी रिजल्ट रहा उसको स्वीकार करे। आप देखिए तेलंगाना के अंदर समस्या नहीं है, कर्नाटक और हिमाचल में जब ईवीएम थी तब कोई समस्या नहीं थी। तो इस तरह के लोगों को, जनता को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं राजीव रंजन जी के पास चलना चाहता हूं। राजीव रंजन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अभी ये मंथन इस बात को लेकर करने का है कि ईवीएम वीवीपैट की पर्चियां ये सब गड़बड़ हो गए, पोस्टल बैलेट में हमको बहुत वोट मिल गए, हमको ईवीएम में वोट नहीं मिले तो ईवीएम हो जाए, या फिर वाकई एनालिसिस एक होना चाहिए, कोई भी दल जो हारा है, तेलंगाना में बीजेपी हारी या बीआरएस हारी, उनको बैठ के करना चाहिए, यहां जिन 3 राज्यों में कांग्रेस हारी उनको बैठ के करना चाहिए कि कहां हमने चूक कर दी और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ चली गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर चुनावी प्रबंधन किया, जो उनकी उपलब्धियां थी उनको जनता के बीच काफी अच्छे तरीके से पहुंचाने में वो सफल रहे। हमारा जो सवाल है, हम ये मानते हैं कि देश में 3 राज्यों में जो 2 बड़े प्रतिद्वंदी दल थे उनके बीच मुकाबला था। पिछले विधानसभा में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ये इतना बड़ा ये मसला नहीं था कि इस मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से कांग्रेस समेत विपक्ष को कोसा है, विजय का उन्माद सर पर चढ़कर बोलने लगे। ये भी न केवल उस व्यक्ति, उस दल, बल्कि ये देश के लिए भी घातक है। पहली बात, कांग्रेस ने भी तेलंगाना में एक मुश्किल दुर्ग था जिसको जीतने का काम किया जी। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो उनका दल था एनडीए में, मिजो नेशनल फ्रंट, उनकी करारी पराजय हुई। तो ये कहीं ना कहीं 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तो 2 राज्यों में उनकी हार भी हुई है जी। अब मैं जो मूल विषय है जिसको लेकर मैं बात कहना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लोकसभा में उन राज्यों में नतीजे उनके पक्ष में आए थे। चूक हुई है रणनीतिक तौर पर भोपाल में आखिरी दौर में जो वहां की बैठक सभा, जो भी आप उसे कहें, उसे स्थगित किया जाना एक आत्मघाती कदम था। इसलिए कि आपने चूंकि ये पॉइंट छेड़ ही दिया है, को सुन रहा मैं खुद आता थोड़ी देर में, चूंकि